सुनो एक और बार बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान सुनना। ग्लोबलाइजेशन है क्या? बेटा ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़कर रखना, इंटीग्रेट करना। राइट जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो होता है बेटा अदर कंट्रीज के साथ, वो बेसिकली हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप सो बेटा आपके समझ में आया हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है बेटा आपकी, एक बार और रीड कर लीजिए इसको जिसको डाउट है। देखो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद इकोनॉमीज ऑफ द अदर कंट्री अंडर द कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल, यानी कि ट्रेड का और कैपिटल का फ्री फ्लो होना अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है जी। इन ईयर 1991 में बेटा भारत सरकार ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च करे थे, उसका बेसिक पर्पस ही क्या था बेटा? भारत की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़कर रखना, इंटीग्रेट करना। ठीक है, चलिए तो ये बेसिक मीनिंग हो गया आपका। आई होप सो आपको समझ में आया हो। अब जो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा उसको लिखिए फटाफट से, नोट इट डाउन। पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ग्लोबलाइज करने के लिए बेटा कौन से पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया, तो उन पॉलिसीज को देखिए। फॉलोइंग पॉलिसी, पहले इनके नाम लिख लीजिए बेटा, फिर इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली है बेटा आपकी इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा लिखिए पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। बेटा आज ना थोड़ा सा एनर्जी कम होगी पढ़ाने में, ठीक है? रीजन आप सबको पता है, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना भाई। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, तो इन टॉपिक्स को पढ़ाने में एनर्जी लेवल ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है ना? जहाँ पे समझ ना आए प्लीज मेरे से पूछ सकते हो आप। गुड, वेरी गुड। चलो जी, लिखिए ये कुछ 5 पॉलिसीज हैं बेटा जिसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। नोट कीजिए बेटा उसको फटाफट से। नोट करो जी। नेटवर्क इशू है, क्या कर सकते हैं बेटा नेटवर्क इशू का? कोई बात नहीं, ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर रिकॉर्डिंग्स तो है हमारे पास। चलो हुआ जी। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमारे पास ये कुछ पॉलिसीज हैं जिनसे हम ग्लोबलाइजेशन को क्या करते हैं बेटा, प्रमोट करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दूसरा पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। तीसरा लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी।
नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन इन टैरिफ्स, विड्रॉल ऑफ द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। आज की जो मेरी क्लास रहेगी बेटा, वो मेन फोकस रहेगा इन दो पॉइंट्स के ऊपर। ये तो बेटा छोटे छोटे पॉइंट्स से जल्दी खत्म हो जाएंगे, बट दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बेटा? क्योंकि इन पॉइंट्स को समझाने से पहले मुझे आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे बेटा, क्योंकि जब तक आपके वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आपको ये सारे पॉइंट समझ में ही नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या है, एक्चुअल में कन्वर्टिबिलिटी होती क्या है, किस चीज की कन्वर्टिबिलिटी है, राइट, व्हाट इज द इक्विटी लिमिट, राइट। दीज बेसिक पॉइंट्स विल हैव टू डिस्कस फर्स्ट, देन डिटेल में बेटा इन सारे पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है। बेटा प्लीज जब भी मैं समझा रहा हूँ तो प्लीज यार नोट मत करना, जब मैं आपको बोलूंगा नोट करने के लिए तभी करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल लो, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कुछ बेसिक बातें आपको समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जी। अब बिल्कुल स्टॉप राइटिंग और यहाँ कंसंट्रेशन दो, क्योंकि बेटा अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ आपको, आपको समझ में नहीं आएगा। और प्लीज मुझे रिपीट करने को मत बोलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसे लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। चलो सारे इधर ध्यान दो। अब जरा ध्यान से सुनना सर, इंडिया में ना एक सिचुएशन थी, जैसे मान लो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा मैं, बिफोर द पॉलिसीज। पहले पॉलिसी से पहले था क्या वो पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद हम समझ में आएगा कि हाँ पॉलिसी में क्या चेंज हुआ एक्चुअली। मान लो दिस इज इंडिया एंड दिस इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड, ठीक है जी। सुनिएगा बेटा बिल्कुल ध्यान से। सर होता क्या था, मान लीजिए इंडिया में एक कंपनी है, कंपनी लिखो या कंपनी का नाम ही लिख दूं, किसी का नाम लिख देते हैं बेटा। क्या नाम लिखूं? नॉलेज वेंचर लिमिटेड, इससे प्रमोशन भी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। जरा ध्यान सुनना बेटा, मान लीजिए नॉलेज वेंचर लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है, एंड आई होप सो कि आपको शेयर कैपिटल तो समझ में आ गया होगा बेटा, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको काफी डिटेल में इसको समझाया था, शेयर कैपिटल। ठीक है, मान लीजिए नॉलेज वेंचर लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है बेटा, वो मान लेते हैं 5 लाख है, ठीक है। और ये सारे के सारे बेटा हमारे इक्विटी शेयर्स हैं। और यार प्लीज मेरे से ये मत बोलना सर इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिन बच्चों ने डिस्कस नहीं किया होगा, अकाउंट्स में पढ़ा होगा बेटा आपने, कंपनीज अकाउंट वाले चैप्टर में, ठीक है। इक्विटी शेयर्स कंपनी के बेटा वो शेयर्स होते हैं जिसमें बेसिकली ओनरशिप होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए गगन ने हमारी नॉलेज वेंचर लिमिटेड में कुछ शेयर परचेस करे, ठीक है। तो नाउ गगन बिकम द ओनर ऑफ नॉलेज वेंचर लिमिटेड अपनी होल्डिंग के हिसाब से। यानी कि आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेस करते हैं बेटा, तो आप उस कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से ओनर बन जाते हैं बेटा। आपका डिसीजन मेकिंग होगा बेटा, उसमें प्रॉफिट में आपका हिस्सा मिलेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब इक्विटी शेयर्स कंपनी के बेटा वो शेयर्स होते हैं जो हमें ओनरशिप प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं बेटा? ओनरशिप, ठीक है। अब होता क्या था, हमें तो डर लगा हुआ था पहले। हम किस चीज से डरे हुए थे बेटा? अंग्रेजों से। याद है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी बेटा, तो इसी कंपनी के जरिए बेटा अंग्रेजों ने, राइट, अंग्रेजों ने भारत में कब्जा कर लिया था बेटा। दिस इज अ बिग रीजन। तो भारत की सरकार को ये डर था कि आने वाले टाइम में भी ऐसी कोई सिचुएशन ना पैदा हो जाए कि किसी कंपनी में इक्विटी शेयर परचेस करके ओनरशिप लेकर कोई फॉरेनर पर्सन इंडिया में, राइट, फिर से वही हालात पैदा कर दे जो अंग्रेजों ने किए थे। तो हमने बेटा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। अच्छा मुझे एक बात बताना, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आई होप आपको पता हो उसके बारे में। बेटा मैं नॉलेज वेंचर में अगर अपनी ओनरशिप चाहता हूँ कि मेरी ही डिसीजन मेकिंग चले, तो मुझे कितने शेयर चाहिए बेटा नॉलेज वेंचर के? अगर मान लो मेरे पास 49% शेयर है, अगर मेरे पास 49% शेयर है, या यू कैन से लेस देन 50%, अगर मेरे पास 50% से कम शेयर है,
तो क्या मैं ऑनरशिप ले सकता हूँ क्या? हाँ जी, नहीं ले सकता, यानी कि सर यहाँ पर ओनरशिप नहीं ले सकता, नो ओनरशिप, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए बेटा मोर देन 50% चाहिए, मोर देन 50%, राइट। बट सर भारत सरकार ने उस टाइम से अगर विदेशों से कोई भी इन्वेस्टमेंट आती थी, जिसको हम दो तरीके से जानते हैं बेटा, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या एफआईआई, राइट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा एक चैप्टर में, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। भारत विदेशों से जो इन्वेस्टमेंट आती है बेटा, बेसिकली एफडीआई, राइट। तो भारत सरकार ने इस पे ना लिमिट लगा दी थी। क्या लगा दी थी बच्चे? लिमिट। और इसी लिमिट को हम इक्विटी लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इक्विटी लिमिट। और वो लिमिट थी मैक्सिमम 40%, मैक्सिमम 40%, या किसी किसी कंपनी में बेटा 49%। इससे ज्यादा लिमिट बेटा नहीं थी। और इसका पर्पस ये था कि कंपनीज की ओनरशिप बेटा विदेशी हाथों में ना चली जाए। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी बेटा आज की डेट में क्या बहुत बड़ी कंपनी है, मान लीजिए अगर उस कंपनी का ओनरशिप बेटा किसी विदेशी के हाथ में चला जाए, डोंट यू थिंक इंडिया को कितना नुकसान होगा बेटा उससे? तो भारत की सरकार ने बेटा ये लिमिट लगा दी कि भाई साहब अगर बाहर से कोई भी पैसा आना है तो लिमिट में आएगा, इस लिमिट से ज्यादा नहीं आ सकता। यानी कि अगर नॉलेज वेंचर में कोई विदेशी पर्सन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बेटा, तो 5 लाख का, मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला भैया 40% ही आएगा, कितना कर सकता है बेटा? हाँ जी, 40% कितना होगा इसका, जल्दी बताओ यार। 2 लाख। सिर्फ 2 लाख के शेयर से क्या कर सकता है बेटा, ये परचेज कर सकता है। 2 लाख ही होगा ना पक्का? ठीक है जी। तो बेसिकली ये लिमिट लगी हुई थी। अब सर इसका नुकसान क्या था? इसका नुकसान ये था बेटा कि हमारे पास पैसा नहीं है, ध्यान सुना प्लीज, हमारे पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, और बाहर से जो पैसा उसे भी हम रोक रहे हैं। और रोकना भी था, रोकना भी जरूरी था बेटा, अगर रोकते नहीं तो दिक्कत हो जाती। बट 1991 के बाद सरकार ने सोचा कि भैया अब थोड़ा इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा है नहीं, हम तरक्की कर नहीं पा रहे, और विदेशी अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम इन्हें रोक रहे हैं, राइट। तो इसलिए बेटा ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने विदेशी जो करेंसी में पैसा भारत में आ रहा था बेटा, उसकी लिमिट को इंक्रीज करने की सोची। क्या करने की सोची बेटा? इंक्रीज करने की सोची। बेटा ये वाला पॉइंट सभी के क्लियर है? पहले मुझे ये बताओ, अगर ये पॉइंट आपके समझ में आ गया तो आगे वाला पॉइंट आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बोलिए प्लीज फटाफट से, एवरीवन, सभी को क्लियर है बेटा ये पॉइंट? ठीक है, इसको नोट कीजिए बेटा फटाफट से, इसको जरा नोट करो आप फटाफट। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। और थोड़ा स्पीड में करना बेटा। बेटा वो ना एक्चुअली कंपनी है नहीं, वो तो मैंने ऐसी एग्जांपल दिया था। ठीक है। चलो लिखो इसको फटाफट से।
अब देखो, एक मिनट रुको, एक और चीज बताता हूँ आपको। सर ये जो लिमिट लगाई थी, राइट, इस लिमिट को अगर कोई ओवररूल कर जाता, तोड़ देता, तो कुछ ना कुछ तो रेगुलेशंस होंगी ना। यस, एक रेगुलेशन थी बेटा, जिसको हम बोलते थे फेरा, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है जी। एक एक्ट था बेटा हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। हालांकि आज के डेट में बेटा ये एक्ट को हट, इसका नाम चेंज जो कर दिया गया है, इसका नाम आज के डेट में बेटा फैमा है, पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में आपको। तो सर इस लिमिट को लगाने का काम किसका था बेटा? फेरा का। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बाद में बेटा 1999 में इस एक्ट के सिचुएशन को चेंज कर दिया गया और इसको मैनेजमेंट बना दिया गया। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब बेटा कंप्लीटली रेगुलेटेड बाय दीज एक्ट, राइट। मैनेजमेंट में सिर्फ मैनेज करेगा, रेगुलेशन नहीं रहेगा। ये लिखा आपने बताओ यार सारे के सारे। चलो फिर अब हेडिंग लिखिए फटाफट से, दोबारा से हेडिंग लिखो बेटा उसकी, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एंड आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो, इक्विटी लिमिट वाला, कि इक्विटी लिमिट बेसिकली है क्या, राइट। अब भारत सरकार ने बेटा लिमिट को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया गया। पहले मुझे बता दिए बेटा, इक्विटी लिमिट सबके क्लियर हो गया ना? हाँ जी। बेटा अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आप मेरे से पूछ लो, नहीं है तो लिखो इधर साथ के साथ मेरे। जिसको भी डाउट होगा प्लीज पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा आपको मैं। कहते हैं इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज बीन raised from the initial limit 40%. It now range between 51% to 100%। ठीक है जी। आज इसकी लिमिट बढ़ाकर बेटा हमने इंक्रीज कर दी गई है। कहते हैं इन 47 हाईली प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज FDI to extent of 100% has been allowed without any restrictions। अगला लिखिए, export trading houses have also been allowed FDI to 100%। FEMA has been enforced to management of foreign transactions। फॉरेन ट्रांजेक्शन्स को बेटा मैनेज करने के लिए फैमा को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड फैमा का मतलब मैं आपको बता चुका हूं बेटा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। चलो जी लिखो उसको फटाफट से।
नोट कीजिए बेटा इसको फटाफट से। देखो, कहते हैं सर जो इक्विटी लिमिट थी फॉरेन कैपिटल की, राइट, वो इनिशियली कितनी थी बेटा? 40%। और आज की डेट में बेटा उसकी रेंज कहाँ से कर दी? 51% से लेके 100%। देखो कुछ सेक्टर में तो 100% एफडीआई अलाउड है। सर 100% एफडीआई का मतलब, मान लीजिए किसी कंपनी की शेयर कैपिटल है 5 लाख की, तो पूरी 100% यानी कि 5 लाख की कैपिटल में बेटा इन्वेस्टमेंट बाहर से आ सकता है। ये होता है 100%। मान लीजिए 51% है, 60% है, 70% है, तो ये सरकार डिसाइड करती है फेमा के अकॉर्डिंग। ठीक है, गवर्नमेंट को लगता है कि चलो यार इस सेक्टर में एफडीआई अलाउ कर देनी चाहिए। जैसे बेटा इंडिया में रिटेल सेक्टर में पहले एफडीआई नहीं था, राइट, बट 2008-9 के अराउंड बेटा गवर्नमेंट ने एफडीआई अलाउ कर दिया गया रिटेल सेक्टर में। उसके बाद बेटा भारत में देखो कितने सारे मॉल्स डेवलप हुए, क्योंकि विदेशी करेंसी जब भारत में आएगी बेटा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली बेटा बिजनेस भी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, इसलिए सरकार डिसाइड करती है कि कब किस स्थिति में कौन से सेक्टर में विदेशी करेंसी विदेशी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज की डेट में रेंज कितना है? ये 51 से लेकर 100%। यानी कि सरकार बेटा 51 से लेकर 100% कोई भी लिमिट स्पेसिफाई कर सकती है कि किस कंपनीज में कितना इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। कंपनीज में ही नहीं बेटा, एलएलपी, पार्टनरशिप और भी बहुत सारी एंटिटीज है जहां पर इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ठीक है, कुछ 40 हाईली प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज है जिनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई बेटा, वहां पर एफडीआई को एक्सटेंड कर दिया गया बेटा। कितना? 100% अलाउ कर दिया गया बेटा, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। यानी कि ये नंबर याद रखना बेटा, कुछ 47 हाईली प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज थी बेटा, जहां पर 100% एफडीआई को क्या कर दिया गया? अलाउ कर दिया गया। जो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस होते हैं बेटा, वहां पर भी एफडीआई कितना कर दिया बेटा? 100%। अभी एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस क्या होते हैं बेटा? जैसे बेटा आप कभी कस्टम कस्टम ऑफ कस्टम एरिया में जाएंगे, तो वहां पर ना आपको बहुत बड़े बड़े ड्वेलिंग ये एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस मिलेंगे, जहां पर होता क्या है बेटा, गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को ऑप्शन देती है कि आप ना एक काम कीजिए, यहीं पे प्रोडक्शन कीजिए और यहीं से गुड्स को एक्सपोर्ट कर दीजिए, राइट। तो इन हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए बेटा भारत सरकार ने एफडीआई को 100% अलाउ कर दिया कि इनको ज्यादा डेवलप करो, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना बेनिफिट है ना हमारा। तो इसलिए इनको बेटा प्रायोरिटी दी गई बेटा, 100% एफडीआई बेटा इनमें अलाउ कर दिया गया। बट हाँ, अलाउ करने के साथ साथ सरकार ने बेटा एक लॉ भी बनाया जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये पहले भी था बेटा फेरा के नाम से, इसको चेंज करके फेमा कर दिया गया, राइट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसको इन्फोर्स करा गया बेटा, और यहाँ इसका बेसिक फंक्शन क्या था बेटा, कि फॉरेन ट्रांजेक्शन जितनी भी हो रही हैं उन ट्रांजेक्शन को मैनेज करके रखना। ठीक है, समझ आया बेटा? इस पॉइंट में किसी को डाउट है बेटा किसी भी पॉइंट में? क्या एक बात बताओ, एफडीआई अलाउ करके हम ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल। अब जब बाहर का पैसा इंडिया आएगा, राइट, इंडिया में दो इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़गी ना। मान लीजिए कोई मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड बेटा भारत में बिजनेस करने आया, मैकडोनल्ड कोई इंडिया की कंपनी तो है नहीं, द कंपनी बिलोंग्स टू अमेरिका। अब वो भारत में आया, उसने डेवलपमेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी तो उसका प्रोग्रेस होगा। तो इसका मतलब सर ये एक तरह से ट्रांजेक्टिंग है, दो कंट्रियां एक दूसरी की इकोनॉमी के साथ क्या हो रहे हैं बेटा? इंटीग्रेट हो रहे हैं। समझ आया बेटा? किसी पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट से। नोट। चलिए जी, ये हुआ बेटा हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, पार्शियल पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। देखो जी इधर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनिएगा, उसके बाद बेटा पॉइंट आपको समझ में आएगा। बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनना बेटा। दिस इज इंडिया, ये ये है बेटा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ
अमेरिका। देखो, मान लो भारत की कंपनी है XYZ लिमिटेड, और यहाँ की कंपनी है ABC.INC। बेटा इंडिया की कंपनीज के राइट नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड यूज होता है, वैसे ही बेटा विदेशी कंट्रीज में जो कंपनीज होती है बेटा उनके नाम के पीछे INC वर्ड यूज होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है लिमिटेड और इसका मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कंसंट्रेशन से। मान लीजिए बेटा ये एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो दैट इज फॉरेन ट्रांजेक्शन, ठीक है जी। फॉरेन ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनना। बेटा मुझे एक बात बताइए, भारत में क्या चलता है? रुपया। और यूएस में क्या चलता है? डॉलर। तो इनके बीच में भाई साहब पैरिटी कैसे बनेगी? पैरिटी का मतलब होता है दोनों में रिलेशन कैसे एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए रुपीस की वैल्यू कुछ और होगी, डॉलर की वैल्यू कुछ और होगी, तो जब तक दोनों की वैल्यूज कॉमन नहीं होगी बेटा, तो इन दोनों में क्या ट्रांजेक्शन करी जा सकती है? एक लॉजिकल बात बताइए मुझे, जब तक रुपीस और डॉलर की वैल्यू ये ना हो, अगर मैं बोलूं कि एक रुपए की वैल्यू एक डॉलर के बराबर है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, राइट? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज दैट सर, इंडिया में एक डॉलर की वैल्यू आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो 73.6 समथिंग रुपीस के बराबर है। तो कैसे ट्रेडिंग पॉसिबल है भाई साहब? तो क्या दिक्कत आएगी? तो यहाँ पर बेटा अगर इन कंपनीज को, जैसे मान लीजिए इंडिया की कंपनी को ट्रेडिंग करना है, इंडिया की कंपनी को ट्रेडिंग करना है तो उसको अपने रुपीस को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा किसमें? डॉलर में। और अगर इनको ट्रेड करना है इंडियन कंपनी के साथ, तो इसको अपने डॉलर को कन्वर्ट कराना पड़ेगा रुपीस में। हाँ कि ना? बोलो जी, यस और नो। पार्टिसिपेट करो नालायको। और ये बड़ी समस्या थी, कैसे किया जाए। एक सेकंड रुकना जरा। एक सेकंड रुकना बेटा। चलो सर ध्यान सुनना। तो सर यहाँ पर भारत सरकार ने क्या करा, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ कर दिया। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को क्या कर दिया बेटा? अलाउड कर दिया। इसका मतलब व्हाट सर, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब बेटा कि रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, बट डॉलर को उल्टा रुपीस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अगर डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर, यानी कि सिर्फ एक तरफा कन्वर्जन को क्या कर दिया बेटा यहाँ पर? अलाउ कर दिया गया कि हाँ, आप वन साइडेड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे विदेश में जाके कुछ खर्चा करना है, राइट, तो मुझे बोल दिया भैया अपने रुपीस को डॉलर में आप कन्वर्ट करवा लीजिए, या कोई विदेशी भारत में आना चाहता है तो उसको बोल दिया अपने रुपीस को आप डॉलर में कन्वर्ट करवा दीजिए। तो बट ऐसा नहीं हो सकता कि डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कराने का फिर रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करवा लो। भारत सरकार ने बोला सिर्फ पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी अलाउड है, ठीक है। आज के डेट में बेटा दोनों अलाउड हो गए, बट देयर वाज अ टाइम वहां पर भारत सरकार ने सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन को अलाउ किया था बेटा? अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो यहाँ पर भारत सरकार ने करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को ही अलाउ किया था। अब सर ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है?
ये पढ़ेंगे बेटा बीओपी वाले चैप्टर में, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में। बस बेसिकली इतना समझना भाई यहाँ पर कि सर सिंगल फ्रेम वाली ट्रांजेक्शन को, यानी कि रुपीस को डॉलर में या डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना क्या कर दिया बेटा सरकार ने, अलाउ कर दिया। क्या कर दिया बेटा, सरकार ने अलाउ कर दिया। समझे? हाँ भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। सरकार ने सिर्फ किसके लिए बेटा कन्वर्जन अलाउड किया था, सिर्फ वन साइडेड ट्रांजेक्शन के लिए, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी के लिए। समझ आया? बोलो यार फटाफट से। बेटा जिस दिन आपको करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पढ़ाऊंगा ना, ये बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा आपके। देखो मैं दोबारा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दोबारा से दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को शायद क्लियर नहीं हुआ। इधर देखो, इंडिया यूएसए। मान लीजिए बेटा ये एक पर्सन है मिस्टर राम, जो कि इंडिया का रहने वाला, इंडिया का सिटीजन है, बट रह रहा है बेटा यूएसए में। यानी कि रिसाइडिंग कहाँ पर कर रहा है बेटा, यूएसए में। ये सिटीजन कहाँ का है बेटा, इंडिया का, और रिसाइड कहाँ कर रहा है, यूएसए में। और यूएस में बेटा इसकी जॉब है, और डेफिनेटली जॉब से बेटा अर्निंग करता होगा ये। तो इसको $50,000 की इनकम होती है बेटा विदेश में। अब जरा 2 मिनट ध्यान सुनिएगा। बट सर जो मिस्टर राम की फैमिली है वो रहती है इंडिया में। जो राम की फैमिली है बेटा वो कहाँ रहती है, इंडिया में। अब सर ये पर्सन यहाँ रहता है। अब द पॉइंट बीइंग, राम मान लो बेटा कुछ पैसे भेजता अपनी फैमिली को, तो वो डायरेक्ट फैमिली के पास नहीं जाते बेटा, वो जाते हैं आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। मान लीजिए बेटा राम ने $15,000 भेजे, ठीक है, $15,000 भेजे बेटा। आरबीआई के पास कितने $1,000 आ गए, $15,000। अब आरबीआई बेटा इसको कन्वर्ट करेगा रुपीज में। इसमें कन्वर्ट करेगा बेटा, रुपीज में। तो मुझे बताओ जरा, $15,000 की वैल्यू आज की डेट में $73 के हिसाब से कितनी होगी, जरा बताओ मुझे फटाफट से निकाल के। ये होगी बेटा अप्रोक्सीमेटली 15,000 टू 73, यानी कि 10,95,000, 10,95,000। ठीक है, तो ये रुपीस बेटा फिर आरबीआई कुछ चार्जेस काटने के बाद किसको दे देगी, इसकी फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। अब जरा ध्यान से सुनना, सर अगर ये देखो डॉलर किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, रुपीस में, यानी कि यहाँ पर डॉलर किस में कन्वर्ट कर दिया गया बेटा, रुपीस में। तो इसको बोलते हैं पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चे, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। यानी कि सर एक तरफा ट्रांजेक्शन अलाउ कर दी गई, यानी कि डॉलर को रुपीस में या रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट फिर राम की फैमिली ये नहीं बोल सकती कि भैया रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके वापस भेज दो। डुअल ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं थे बेटा, आज की डेट में तो अलाउड है, नो डाउट। देयर वाज अ टाइम जब पॉलिसी आई बेटा, सिर्फ पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी को अलाउ किया गया था। समझे? जिस जिस बच्चे का डाउट था, आई होप सो अब क्लियर हो गया होगा। बोलो जी। मैं बोल लो नलायको, सार्थक डाउट था ना बेटा तेरा, समझ में आया नहीं आया? हाँ तो बोलते क्यों नहीं हो, हड्डियां तोड़ दूंगा किसी दिन तुम्हारी। चलो नोट करो इसको। पिछला वाला नोट कर लिया था, या पहले उसको नोट करो, पहले उसको नोट करो फिर ये वाला नोट करना। मैंने कितनी बार बोला, जब मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज उस टाइम पे नोट मत किया करो। ये जिन नालायकों को समझ में नहीं आता ना, ये नोट करते होंगे उस टाइम पे, अभी इनके समझ में नहीं आता है। मना किया हुआ बेटा मैंने, नोट्स नहीं बनाने, नहीं करने, नहीं करना, नहीं करना, मानते ही नहीं हो। चलो अब नोट करो जब बोल रहा हूँ।
Then जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इतना टाइम नहीं होता। चलो इसको लिखो, एक काम करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। टाइम लगाओगे फिर जल्दबाजी में बेकार कर दोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पेज छोड़ देना, लिखते रहना, ठीक है। चलिए जिसका थ्योरी लिख लीजिए बेटा फटाफट से आप। मैंने कहा था ना आज की क्लास सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक्स में लगेगी बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़े। यार मेरा शुरू हो गया। चलो लिखो, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बेटा पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी has been allowed for the following transactions। धीरे धीरे बेटा चेंजेस हुए हैं, ठीक है, एकदम से चेंज नहीं हुआ कि एकदम से हमने बेटा ग्लोबलाइजेशन में सारी चीजें ओपन कर दी, नो। पहले कुछ ही ट्रांजेक्शन के लिए ओपन किया था बेटा। सबसे पहला था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी एक तरह से करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ही होते हैं बेटा। बीओपी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा अब डिटेल में। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। ठीक है, नोट पॉइंट लिख लेना बेटा एक, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी refer to sell and purchase of foreign currency at market price। चलो जी लिखो, नोट कीजिए बेटा इसको फटाफट से। देखो, कहता है टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी को हमने क्या कर दिया बेटा, अलाउ कर दिया गया, बट फॉर द लिमिटेड ट्रांजेक्शन। अब देखो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी अलाउड होगी,
यानी कि अगर रुपीस को डॉलर में, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना अलाउ होगा बेटा, फिर तो आप आराम से ट्रांजेक्शन कर सकते हो ना विदेशियों के साथ या वो आपके साथ। तो क्या ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हो रहा है? बिल्कुल। तो ये लिमिटेड ट्रांजेक्शन थी बेटा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी बेटा भारत में, रेमिटेंस टू मीट द फैमिली एक्सपेंसेस। अभी याद है ना राम वाला एग्जांपल दिया था, तो जो राम ने बेटा 15,000 रुपए भेजे थे अपनी फैमिली को, इसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेमिटेंस। जब फैमिली एक्सपेंसेस को प्रोवाइड करने के लिए बेटा जो भी ट्रांसफर किया जाता है अमाउंट, उसको रेमिटेंस के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों केसेस में बेटा डॉलर या रुपीज एक ही बार कन्वर्ट होगा बेटा, दोबारा कन्वर्ट नहीं होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, पेमेंट करनी होगी ना आपको, तो पेमेंट में एक ही बार आप कन्वर्ट करोगे, पेमेंट खत्म। इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करना होगा, पेमेंट खत्म। ये कोई एसेट्स का क्रिएशन तो है नहीं। रेमिटेंस ऑफ फैमिली एक्सपेंसेस। अच्छा एक बात बताइए, चलो मैंने आपको पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी बताया कि जहां पर एक ही बार या तो डॉलर रुपीस में कन्वर्ट होगा या रुपीस डॉलर में कन्वर्ट होगा। ये डुअल कन्वर्टेबिलिटी क्या होता होगा? कोई एग्जाम्पल दे सकता है बेटा जिसके दिमाग में थोड़ा सा क्लिक कर रहा है एग्जाम्पल? डुअल कन्वर्टेबिलिटी क्या होगा? टू साइडेड। किसी के समझ में आ रहा है डुअल कन्वर्टेबिलिटी कब होगा? किसी के नहीं आ रहा जी? कोई बात नहीं, देखो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का बेसिक मतलब होता है भाई सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट मार्केट प्राइस। वही बेटा सेल परचेज मतलब कन्वर्ट करना। ठीक है, या तो डॉलर आप खरीदोगे या डॉलर बेचोगे। बोलो समझ आया बेटा? डुअल कन्वर्टेबिलिटी पढ़ाऊंगा बेटा मैं आपको बीओपी वाले चैप्टर में, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में, जहां पर मैं आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन दोनों समझाऊंगा। तो वहां पढ़ोगे कि दोनों साइड कन्वर्जन कब होता है। पहले मुझे बताइए, ये समझ आ गया सभी के? ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ बेसिक पॉइंट और बच गए बेटा, उन्हें भी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, निपटा देंगे। आई होप सो दोनों पॉइंट आपके समझ में आए हो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है जी।